नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीडिया के पटल पर छाई उस खबर पर, जिस खबर को लेकर के पूरे राजनीतिक दलों ने एक तरह से बहिष्कार किया हुआ है। और वो खबर क्या है? वह खबर है कि देश की नई संसद के प्रधानमंत्री के द्वारा आज किए गए उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों के बहिष्कार पर। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि देश के अमृत काल के अवसर पर देश में बनी नई संसद आज 28 मई के दिन उसको एक तरह से लोकार्पित किया जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। और इस लोकसभा का, इस नवनिर्मित लोकसभा का जो बड़ा ही भव्य बताया जाता है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और आज इस 28 मई के दिन प्रधानमंत्री ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत, बड़े ही सनातन धर्म के अनुष्ठान के तहत इस संसद का उद्घाटन कर दिया। और जैसा कि कहा जा रहा था कि करीब 2 दर्जन राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया। और तो और इस सरकार ने इस संसद के उद्घाटन समारोह में बड़ा ही चुन चुन कर देश समाज के वर्गों को बुलाने का काम किया। इसमें मीडिया में जो मान्यता प्राप्त पत्रकार थे उनको भी सबको आमंत्रित नहीं किया गया। बड़े ही टारगेटेड रूप में, बड़ा ही सुनियोजित रूप में राजनीतिक दलों ही के, अलग अलग दलों को ही नहीं बल्कि कई सारे संवर्गों को भी अपने अपने तरीके से आमंत्रित किया गया। भारत के जिन राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया, उनका मामला तो सिर्फ एक तरह से राजनीतिक तो था ही। उनका ये कहना ये था कि इस संसद का उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं हमने यह देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काम करने की शैली है, जो उनका तौर तरीका है, वो हर समय हर तरीके का श्रेय लेने में हमेशा आगे रहते हैं। और संसद जो कि नया बना है, करीब 80 सालों के बाद, जो ब्रिटिश पीरियड में, जो लुटियन काल में जो संसद बना था, आज उसका इस आजाद भारत के 75 साल के बाद जो दूसरा संसद बनाया गया, जो एक तरह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक 3 साल पहले जिस संसद के निर्माण की तामीर की, और उन्होंने ये फैसला लिया कि हम अमृत काल के अवसर पर देश को नई संसद देंगे। और उस नई संसद के जब उद्घाटन की बात होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भला पीछे कैसे रह सकते हैं? वह नरेंद्र मोदी जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पूरे चाल, चेहरा और चरित्र को बदलने के साथ इसकी पूरी रीति नीति, काम करने की संस्कृति में आमूल चूल परिवर्तन लाया। और वह परिवर्तन क्या था कि भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिवादी राजनीति के राह पर ले आना, भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल वन मैन शो कराना, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे शासन कार्यक्रम के सर्वोच्च मुखिया के रूप में इस संसदीय राजनीति में भी नरेंद्र मोदी को न केवल राष्ट्रपति यानी कि अध्यक्षीय एक तरह से लोकतंत्र के से भी और ऊपर कहीं ना कहीं एक मोनार्की लोकतंत्र के सदृश केवल और एक आदमी को ही हर जगह विराजमान करना, हर जगह केवल एक आदमी का चेहरा दिखाना, हर आदमी को हर जगह पर केवल एक आदमी के आगे पीछे इस सारे शासन कार्य को, इस सारे चुनावी रणनीति को, पूरे तौर पे पार्टी की एक एक व्यूह रचना को एक आदमी के बरक्स इन सारी चीजों को दिखाना नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये भली भांति दिखाई पड़ा है, मुखरित हुआ है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मैं बड़ा ही आम आदमी से आया हूं, मैं इस अभिजात लोकतंत्र में मैं कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, लेकिन मैंने अपने मेहनत से और अपने स्वीकार्यता से, जनता की सेवा से और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से इस प्रधानमंत्री पद का वर्ण किया है। ठीक बात है कि एक आम आदमी जो है सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर पहुंचा है, लेकिन जब उस सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर पहुंचने वाले व्यक्ति के पूरे हम मानसिकता को जब देखते हैं, पूरे उनके अंदर के तौर तरीके को जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वह एक आम आदमी नहीं लगते। वह एक तरह से एक ऐसे आदमी के रूप में लगते हैं
जिनमें तानाशाही की सारी प्रवृत्तियां जो हैं भली भांति मौजूद हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेटिक भावना दिखती है। कहीं ना कहीं उनमें एक मोनार्की के तहत केवल एको अस्मि दूजो नास्ति वाली बात दिखाई देती है। बड़े बड़े हमने सत्ता में अधिनायकों को देखा है, दुनिया के तमाम मुल्कों में हमने मार्शल लॉ को देखा है, हमने कई जगह इवन की कम्युनिज्म सिस्टम में भी एक आदमी के लंबे शासन को देखा है। लोकतंत्र में भी कहीं ना कहीं उसके नाम से कई हमने अधिनायक को देखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस भारतीय लोकतंत्र के 75 साल के इतिहास में एक ऐसे शासनाध्यक्ष का एक तरह से इंप्रेशन बनाते हैं जो लगता है कि न वो केवल केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों पर प्रिवेल करते हैं। आज आप देखें कि भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों के वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता है। लगता है कि वो हर मंत्रालयों के एक तरह से संबंधित मंत्री भी नरेंद्र मोदी हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में शासित जो तमाम सरकारें हैं, उन सरकारों के भी तमाम कार्यक्रमों, तमाम उनके नए एक तरह से लोकार्पण और उद्घाटित एक तरह से समारोहों में भी मुख्यमंत्री के बदले या राज्यपाल के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्होंने जो एक आज की आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति में एक कॉरपोरेट ब्रांड की भांति, एक प्रोडक्ट ब्रांड की भांति अपने नाम चेहरे को जिस तरीके से स्थापित किया है, सोशल मीडिया के तमाम उपक्रमों का सहारा लेकर जन जन में एक अपनी इमेज मोदी के नाम से बनाई है। जिस तरीके का नाम कभी इंदिरा गांधी का सुना जाता था कि भारत के गरीब उन्हें इंदिरा अम्मा के नाम से जानने लगे थे और उन तमाम नेताओं को भूल गए थे। हमें लगता है कि महात्मा गांधी के बाद 70 और 80 के दशक में केवल इंदिरा गांधी का नाम लोगों के जेहन में एक पब्लिक फिगर के रूप में आया करता था। आज कहीं ना कहीं वही स्थिति हमें नरेंद्र मोदी की दिखाई पड़ती है। वैसे भी नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से भी ज्यादा 24/7 भारत की राजनीति में एक तरह से छाए रहते हैं। क्या देश की आंतरिक राजनीति हो, क्या देश की बाह्य राजनीति हो, बल्कि अब नरेंद्र मोदी भारत में अपना एक सर्वशक्तिशाली ब्रांड, पॉलिटिकल ब्रांड स्थापित करने के बाद आज दुनिया के लीडर में भी एक बड़े अच्छे तरीके से शुमार हो गए। यह ठीक है कि भारत राष्ट्र का एक कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय गौरव मोदी के इस ग्लोबल ब्रांड के जरिए मुखरित होता है। लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात कहते हैं और जब हम इस बात को सोचते हैं कि इसमें देश के तमाम महकमों की भागीदारी होती है, देश के नव निर्माण, देश के पुनर्निर्माण और इस संसदीय राजनीति में कई सारे स्टेक होल्डरों का अपना अपना रोल होता है, अपनी भूमिका होती है और सबके अपने राष्ट्र के प्रति दायित्व होता है। यह ठीक है कि नरेंद्र मोदी काफी एक्टिव हैं, हर समय जोशों और जज्बे से एक तरह से लबरेज रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र का यह तकाजा है कि आप तमाम लोगों को और भी श्रेय दें। अगर आप अपनी पार्टी की बात करें तो इस सामूहिक लोकतंत्र में, इस मंत्री परिषद के सामूहिक निर्णय क्षमता में और भी मंत्रियों, और भी स्टेक होल्डर और भी लोगों के नाम आने चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारत के संसदीय राजनीति में राष्ट्रपति का पद एक गरिमा का पद होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति का चयन होता है तो वह भी नरेंद्र मोदी अपने माफिक व्यक्ति का चयन करते हैं। राष्ट्रपति के पूरे कार्यक्रम और राष्ट्रपति के सारे जितने जो आमंत्रण है वह बताया जाता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा होता है। तो पॉलिटिकल इस्तेमाल करने में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों को किस व्यक्ति को दिया जाए, कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति हो, वो आकर के प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहां तक कि लोकसभा स्पीकर के भी पदों का जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी दी है, एक तरह से उन्हें पूरे तौर पर रबर स्टाम्प बना करके छोड़ा है। संसदीय राजनीति के तकाजे को यदि देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से पूरा रग रग जो है ना, वो एक अधिनायकवादी राजनीति की मिसाल बनकर के उभरा है। यह ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस देश के लिए बड़े सपने देखे, एक निर्णायक राजनीति की और देश में उन कई सारी नई चीजों की शुरुआत की जो पिछले 75 सालों में नहीं हुए। जैसे कि नेशनल वॉर मेमोरियल उन्होंने बनवाया, भारत को एक नया संसद दिया। सबसे पहले तो इस बात को लेकर के भी विरोध के सुर आए कि इस गरीब मुल्क में, जहां पर कि ज्यादातर लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं,
संसाधनों की कमी है, वहां पर इस नए संसद में 1200 करोड़ रुपए की खर्च करने की क्या जरूरत थी। यह ठीक है कि लोग इस तरीके के आरोप लगाए, लेकिन यह भी सही है कि संसद की जो अंदर की जो जगह थी, जो पुरानी संसद की जो जगह थी, वो बिल्कुल नाकाफी थी। हमें लगता था कहीं ना कहीं एक तंग जगह में संसद की कार्यवाही होती है। हमने देखा है कि इवन कि पाकिस्तान जैसे देश में भी नई नेशनल असेंबली बनी हुई है। तो भारत जो एक तरह से नया राइजिंग कंट्री है, अब डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनने की ओर दिशा में चल रहा है। तो अगर नया संसद बना है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, और इस बात को कई विपक्षी दलों ने भी स्वीकार किया है कि इस आलोचना में कोई दम नहीं कि भारत में संसद नहीं बननी चाहिए थी। हम यह भी मानते हैं कि अगर संसद को बड़े ही फैन फेयर के साथ नरेंद्र मोदी ने बनवाया है तो उसके उद्घाटन करने की भी कहीं ना कहीं उनमें इच्छा जग रही होगी। लेकिन अभी विपक्ष जो एक तरह से बड़े ही एक लंबे मौके का इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मानसिकता पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस शैली पर कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से जवाब दिया जाए, तो उन्हें इस संसद के उद्घाटन का ही एक तरह से मुद्दा उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन विपक्ष का यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस शैली को लेकर के है जिस शैली के तहत वो हर जगह केवल और केवल अपने श्रेय लेना चाहते हैं। वो अपने पार्टी, अपने सरकार और लोकतंत्र और संविधान के अनेकानेक अंगों को शोभायमान करने वाले लोगों को भी ये मौका नहीं देना चाहते। हर तरीके का श्रेय, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, इस सामूहिक राजनीति में, इस मंत्रिमंडलीय राजनीति में भी नरेंद्र मोदी एक राजा की भांति, एक बड़े प्रशासक के भांति, एक बड़े डिक्टेटर के भांति एक तरह से अकेले दिखाई पड़ते हैं। कहीं न कहीं इस मानसिकता पर हमला करने का यह एक माकूल वक्त था, जिस वक्त का एक तरह से कहीं न कहीं विपक्ष ने एक तरह से उपयोग किया और इस कार्यक्रम का, इस उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की यह शैली कई लोगों को अच्छी भी लगती है, तो कई ऐसे बुद्धिजीवी, स्वतंत्र विचारक और लोकतंत्रवादी और संविधानवादियों को नागवार भी लगती है। हम ये जानते हैं कि भारत में कहीं न कहीं लोकतंत्र के तहत जो लोक लुभावन राजनीति होती है, जो जाति धर्म की राजनीति होती है, जो मनी और मसल की राजनीति होती है, और जो एक कहीं न कहीं एक चेहरे को आगे बढ़ाकर, पहले हम डायनेस्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, अब हमें लगता है कि अब डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ना होगा। मैं ये कहूँगा कि यही भारतीय जनता पार्टी, जिसका सूत्र वाक्य होता था कि आंतरिक लोकतंत्र, सामूहिक नेतृत्व, नैतिकता आधारित राजनीति, वंशवाद का विरोध और कहीं न कहीं एक तरह से लोकतंत्र के हर मूल्यों को लेकर के चलना, ये सारे जो सिद्धांत जो थे भारतीय जनता पार्टी के, वो अब नेपथ्य में चले गए क्योंकि नेतृत्व नया है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को केवल एक वन मैन शो के तहत इस तरीके से परिवर्तित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी लगती ही नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी कभी विगत में भी ये हुआ करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजनीति में डायनेस्टी के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ लगातार हमले बोल रहे थे, लगातार हमले बोलते भी हैं। लेकिन क्या अब उन्हें इस बात को नहीं संज्ञान में लेना चाहिए कि वह जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं अधिनायकवाद की, वन मैन शो की, क्या उसका भी विरोध ठीक उसी डायनेस्टी के खिलाफ हो रहे विद्रोह की एक तरह से एक नई विकल्प नहीं है? क्या उसकी एक तरह से नई प्रतिमूर्ति भारतीय लोकतंत्र में एक दोषपूर्ण रूप में सामने नहीं आई है? तो हमें ये मानना होगा कि कहीं न कहीं संसद के उद्घाटन के जरिए ये विपक्ष को मौका मिला। हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर श्रेय लें, लेकिन उनके श्रेय लेने में जो किसी भी जिस तरीके का इंप्रेशन बनता है, वो यही इंप्रेशन बनता है कि वह अकेले ही हर चीज को हासिल करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि जब तक उन्हें जनता उनके साथ है, जिस तरीके से उनका चुनाव में जीत होती है, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि कर्नाटक के चुनाव में उनकी निर्णायक हार भी हुई है। कई जगह उनकी प्रांतों में उनकी सरकार दूसरी बार बनी है, तो कहीं ना कहीं उनके अच्छे गवर्नेंस की तरफ यदि इशारा करता है, तो जिस जगह हार हुई है वह उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आपको अपने शासन करने की नीति, आपके तौर तरीके को भी आपको बदलना पड़ेगा, उस पर रीलुक करना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के जो नरेंद्र मोदी की जो एक छवि बनी थी कि वो बड़े ही सीधे साधे, भोले भाले,
सन्यासी भाव में और बिल्कुल एक झोरा लेकर के अपना जीवन बिताने वाले हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति के अब जितने बुरे शब्द हैं अब वो चस्पा होने लगे हैं। जैसे वो क्रोनी कैपिटलिस्ट के संरक्षक हैं, अब ये बात प्रूफ हो चुका है। वह बड़े ही महंगे कपड़े और हजारों तरह के ब्रांड के कपड़े हर मिनट पर, हर मौके पर, हर ओकेजन पर बदलते रहते हैं। ये बात भली भांति साबित हो चुकी है। इस गरीब मुल्क में भी उनका जो हवाई जहाज है वो कई सौ करोड़ से विदेश से मंगाया हुआ है। इस गरीब मुल्क में भी वो बताया जाता है कि बड़े बड़े महंगे खाद्य पदार्थ का वो सेवन करते हैं। इस गरीब मुल्क में भी यह बताया जाता है कि वो बड़ी महंगी कारों का इस्तेमाल करते हैं। इस गरीब मुल्क में भी उनके जहां कार्यक्रम होते हैं उनकी सिक्योरिटी के चाक चौबंद और उसके सारे तौर तरीके अमेरिका के राष्ट्रपति से थोड़ा सा भी कम नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस गरीब मुल्क के एक लोकतांत्रिक तानाशाह के रूप में नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी है, कहीं न कहीं यह भारत देश के उन तमाम बौद्धिकों, स्वतंत्र विचारकों और समाजवाद, बौद्धिकतावाद की जो एक लंबी विरासत है, उनके चिंतकों को कहीं न कहीं परेशान करने वाली एक तरह से ये करतूतें हैं। हम ये जानते हैं कि मोदी के यदि अंध समर्थक करोड़ों में हैं तो मोदी के एक तरह से अंध विरोधियों की भी संख्या कम नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में बहुत अच्छे कॉल भी लिए, लेकिन जो उनका जो सेकंड कार्यकाल था वो प्रथम कार्यकाल की भांति गरिमा, मर्यादा, सामूहिक नेतृत्व और एक शासन की जो लोक लज्जा और लोकतांत्रिक परंपरा की जो वो तौर तरीके हैं उससे चालित न होकर जो उनका दूसरा रिजीम है, कुछ 3-4 लोकप्रिय निर्णयों के बाद एक तरह से इस तरीके से आत्ममुक्त होकर इतना अधिक तानाशाह के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। मुझे लगता है कि तत्काल उन्हें न लगता हो कि उनकी सत्ता पर किसी तरीके का खतरा हो, लेकिन मुझे लगता है कि दीर्घ काल में इस पर खतरा होना अवश्यंभावी है। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भारत में एक लोकतांत्रिक युग में जी रहे हैं, जहां पर पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आलोचना की छूट है और उन तमाम मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं के तहत राजनेता का पूरा व्यक्तित्व, उसका कृतित्व, उसकी काम करने की शैली और तौर तरीकों की पूरी समीक्षा होती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी पर पॉलिटिकल वेंडेटा का, सेलेक्टिव एक तरह से कार्रवाई का और कुल मिलाकर के सच्ची आलोचना भी नहीं सुन पाने का एक तरह से आरोप लगता है, तो कहीं न कहीं इस संसद के उद्घाटन के जरिए जिस तरीके से विपक्षियों को ये मौका मिला, उससे बात ये पूरी तौर पे साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी किसी भी देश के नवनिर्माण कार्य के लिए किसी और को श्रेय नहीं देना चाहते हैं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को हमने जैसा कि पहले कहा एक तरह से पूरे तौर पर रबर स्टाम्प बना करके छोड़ दिया। मंत्रिमंडल को कहीं न कहीं एक पिछलग्गू बना करके छोड़ दिया और देश के स्वतंत्र विचारकों, मीडिया, न्यायपालिका को लेकर के तो वो कहीं न कहीं संवैधानिक रूप से लाचार हैं कि उन पर वो कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया को अपने हाथ में लेने के लिए उनके पास पूरी ताकत है। मीडिया एक तरह से संवैधानिक दर्जा नहीं होने की वजह से मीडिया का अपना कोई वजूद नहीं है। धन सत्ता और राज सत्ता के एक तरह से 2 पार्टों के बीच में मीडिया पिस करके केवल और केवल उनकी धुन बजाने के लिए आतुर दिख रही है। तो ऐसे में भारतीय लोकतंत्र को अगर आप देखें तो कहीं न कहीं उसे एक ऐसा अनुभव हो रहा है जो अनुभव उसे लगता है कि वह उसे मानसिक गुलामी की ओर ले जा रहा है। तो दोस्तों, हम अंत में बस सिर्फ यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बड़े ही अभूतपूर्व और कहीं न कहीं नव प्रवर्तन की शैली से शासन करते हैं, नए नए तरीकों से एक तरह से देश को जो है खबरों में आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्था परिवर्तन के सवाल पर उनके भी शासन करने की शैली पिछली सरकारों से अलग नहीं है। और जहां तक श्रेय लेने की बात है तो वह पिछली तमाम सरकारों से उलट केवल और केवल अपना श्रेय लेकर केवल नरेंद्र मोदी के नाम के ब्रांड को और मजबूत कर कहीं न कहीं वो अपने शैली की राजनीति करना चाहते हैं, जिस शैली के कई लोग दीवाने भी हैं तो कई लोग उसके जो है एक तरह से विरोधी भी हैं। हमें लगता है कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस आलोचना के जरिए एक नया सबक लेना चाहिए और उन्होंने आने वाले दिनों में ऐसी नजीर पेश करना चाहिए
कि देश न केवल उन्हें एक बेहद शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में जाने, बल्कि उन्हें थोड़े बहुत एक महान प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी सवाल पर, किसी मुद्दे पर पुनः बात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।